हर चीज में एक बैलेंस बना के रखना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ भी चीज है या कोई भी एक्टिविटी वगैरह है, वो अगर बैलेंस वे में नहीं हो रही है तो वो बहुत ही गलत हो जाता है, चाहे फिर नॉर्मल लाइफ की हम बात करें या फिर ट्रेडिंग लाइफ की। इसीलिए मार्केट की एक खासियत है, ये कभी भी किसी के साथ ज्यादा इरेशनल नहीं होता है, एक बैलेंस बना के रखता है, इम्बैलेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करता है। इस बात को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मार्केट में कुछ दिन आते हैं जहां पे बुल्स को फायदा होता है, कुछ दिन आते हैं जहां पे बियर्स को फायदा होता है। सिमिलरली कुछ दिन आते हैं जहां पे ऑप्शन बायर को ज्यादा फायदा होता है, कुछ दिन आते हैं जहां पे ऑप्शन सेलर वगैरह को ज्यादा फायदा होता है। एंड बाई चांस अगर कोई चीज, कोई प्रोसेस वगैरह यहाँ पे इम्बैलेंस हो भी रहा है तो मार्केट वापस से उसको बैलेंस आउट कर देता है। किस तरीके से करता है उसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं पहले। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंसोलिडेशन वगैरह चल रहा था मार्केट में, वो ज्यादा ही लंबा चलता जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन सेलर्स वगैरह को ज्यादा बेनिफिट हो जाता है ज्यादा लंबे टाइम तक, वहीं पे स्कैल्पर वगैरह को ज्यादा बेनिफिट हो जाता है इसमें। तो जैसा कि एक साइड पे जब मार्केट ने ज्यादा बेनिफिट दे दिया, तो मार्केट जब इसको बैलेंस आउट करने पे आता है, यहाँ से ट्रेंडी मार्केट वगैरह निकलता है, तो वो भी फिर उतना ही बड़ा हमें देखने को मिलता है, जहां पे ऑप्शन सेलर की जगह ऑप्शन बायर को उतने ही बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब इसी तरह से सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है प्राइस एक्शन के टर्म्स में। प्राइस एक्शन जो होता है या कैंडल स्टिक्स वगैरह आप बोल लें, वहां पे भी जब कभी कभी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो मार्केट उसको बैलेंस आउट करने आता है। एंड जब वो बैलेंस आउट करने आता है तो वहां पे हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी रहती है अच्छी ट्रेड को पकड़ने की, जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी के साथ, हाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ अच्छे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सके। स्वागत है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज के 5th पार्ट में, जहां पे हम इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। प्राइस में किस तरह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है एंड मार्केट उसको किस तरह से बैलेंस आउट करने आता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टर्म्स में जो इम्बैलेंस का मतलब होता है, प्राइस का जो इम्बैलेंस होता है, उसी को कुछ और नामों से भी बुलाया जाता है। कुछ लोग इसको इनएफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको फेयर वैल्यू गैप के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FVG। एंड नाम हमें भले ही याद रहे ना रहे, पर काम उसका समझ में आना चाहिए, जिससे कि हम उसको ट्रेडिंग वगैरह में यूज ले सके अगर चार्ट पे वो हमें दिखे तो। इस सेशन का सीक्वेंस कुछ इस तरह से रहने वाला है कि पहले मैं आपके साथ कुछ थ्योरी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, फिर आपको कैंडल स्टिक्स में कैसे दिखते हैं वो पॉइंट्स वो दिखाऊंगा, फिर हम लाइव चल के प्रैक्टिकल चार्ट्स पे चल के किस तरह से वो परफॉर्म करे हैं, किस तरह से हम उनको यूज ले सकते हैं। उसकी मार्केट जो गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, उस चक्कर में जो प्राइस में बीच में गैप रह जाते हैं, वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी फिल होते हैं। भले ही कुछ महीने बाद होंगे, कुछ सालों बाद होंगे, पर वो गैप हमेशा फिल होते हैं। सिमिलरली वन डे टाइम फ्रेम पे तो हमें ये गैप्स आंखों से स्पॉटेड हो जाते हैं, चार्ट पे दिख जाते हैं, पर इंट्राडे के अंदर में भी प्राइस में वहां पे कुछ इम्बैलेंस वगैरह रहता है, गैप टाइप से जो रिएक्ट करता है वो भी वहां पे फिल होता हुआ नजर आता है। वो हमें एज इट इज चार्ट पे देखने को नहीं मिलेगा, हमें स्पॉट करना पड़ेगा इसी इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए। उसका भी सेम कंसेप्ट रहता है, जैसे वन डे टाइम फ्रेम के जो गैप्स रहते हैं वो कभी ना कभी फिल होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम में जो इम्बैलेंस होता है वो भी फिल होता हुआ नजर आता है। सो अगर हमें ये बात पता रहती है कि चार्ट पे कहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है, तो वहां से चार्ट अगर ऊपर निकल भी गया है तो वापस कभी ना कभी वहां पे आ सकता है। तो ये बात हमें पता है कि वापस से चार्ट नीचे आ सकता है। और दूसरी बात हमें ये पता है कि ये एक क्रूशियल एरिया है, इसके आसपास आके अगर चार्ट वापस से बाउंस करेगा तो यहाँ पे रियल स्ट्रेंथ के साथ चार्ट ऊपर की साइड पे मूव कर पाएगा। एंड ये पॉइंट आपने सुने हो ना सुने हो, पर ये पॉइंट आपने जरूर सुना होगा कि चार्ट सपोज इस तरह से ऊपर की साइड पे मूव कर रहा है, तो वो कभी ना कभी वहां पे पुल बैक वगैरह लेता है, और इसी तरह से पुल बैक नेचर को यूज करते हुए चार्ट ऊपर की साइड पे मूव कर पाता है। सो ये जो पुल बैक वगैरह होते हैं ऐसे ही नहीं होते, मार्केट में कोई भी चीज होती है वो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो ये पुल बैक वगैरह भी इसी वजह से होते हैं जो वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हुए हैं प्राइस में, उसको फुलफिल करने के लिए। तो अगर हमें ये पता रहेगा कि कहां पे प्राइस में इम्बैलेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव हुआ, उसके बाद चार्ट रिट्रेस करना चालू किया, तो हमें अगर ये देखना आता है कि प्राइस में कहां पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इम्बैलेंस यहां पे क्रिएट होकर पड़ा हुआ है और एक इम्बैलेंस यहां पे क्रिएट होकर पड़ा हुआ है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि या तो चार्ट यहां से सपोर्ट लेगा या फिर चार्ट यहां से सपोर्ट लेगा। सो इस अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के पहले वाले कुछ वीडियोस में समझाया था, इंड्यूसमेंट टेक्निक वगैरह में, और लास्ट वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी चार्ट इस तरह से कोई ट्रेंडी मूव दिया है, उसके बाद ये जो फर्स्ट पुल बैक बाद इस तरह से लोग यहाँ पे बाय करते हैं, सोचते हैं यहाँ से वापस से ऊपर भग जाएगा। ये बहुत ही गलत अप्रोच होती है, बहुत ही गलत तरीका होता है। मैंने आपको एग्जांपल्स वगैरह भी दिखाए थे, जिस वजह से क्या होता है, ये इस तरह से थोड़ा बहुत यहाँ जाके वापस ये टाइम पास करने लग जाता है और लोग सोचते हैं ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पर असली में क्या होता है, इन सबके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस से नीचे आता है, जो यहाँ पे प्राइस में इम्बैलेंस होके पड़े हैं उन इम्बैलेंस को यहाँ पे बैलेंस आउट करता है, फिर वापस वहां से सपोर्ट लेके जाता है। तो अगर हमें ये पता होगा कि कहाँ पे मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है, तो हम एक्चुअल में बाय ही वहीं पे करेंगे, जिससे कि हमारा भले ही वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बना रहेगा, छोटे से स्टॉप लॉस में हमारा काम हो जाएगा। एंड स्पेशली ये उन लोगों के भी काम आता है जिन लोगों की यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रेंडी मूव छूट गया है, रैली वगैरह छूट गई है, तो अब वो क्या करते हैं, वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला पुल बैक आया, उसमें ही वो इस तरह से यहाँ पे मूव होने लगेगा, यहीं पे बाय कर लेंगे, पर ये फिर उसके बाद टाइम पास करके उनका स्टॉप लॉस वगैरह हिट कर देता है या वापस से नीचे आ जाता है। कमेंट करके बताना आप में से कितने सारे लोगों ने ये चीज नोटिस करी है या आपके साथ कभी ना कभी ट्रेड में हुई है। तो जिन लोगों का यहाँ पे ट्रेंडी मूव छूट भी जाता है, वो लोग यहाँ पे कहां पे दोबारा उनको एंट्री करनी है, कहां पे सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, वो आइडेंटिफाई करने में भी हमें इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी हेल्प करती है। सो इससे क्या होगा, अगर आपका ट्रेंडी मूव मिस भी हो गया है
तो आपको ये पता रहेगा कि अगर चार्ट पुल बैक वगैरह देता है तो मुझे किस एरिया के आसपास या कहां पे मुझे बाय करना है, जिससे कि मुझे सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले, सबसे कम स्टॉप लॉस वगैरह मिले और मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 70, 80, 90% हो। ये बात तो आपको ऑब्वियसली पता होगी कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। कोई भी रूल, कोई भी प्रिंसिपल, कुछ भी XYZ स्ट्रेटेजी आप यूज कर लें वो 100% नहीं होती है। इसमें भी कभी कभी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, पर जो नॉर्मली आप प्राइस एक्शन को देखते हुए अपने स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं उससे बहुत ही कम होंगे और उससे बहुत ही छोटे होंगे। बाकी कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट वगैरह ड्यूरिंग द वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हुआ जाऊंगा। अब कैंडल्स पे इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से दिखते हैं। अब एक्चुअल में चार्ट पे रियल कैंडलस्टिक्स में किस तरह से दिखता है उसकी बात करते हैं। दो मूव आपके सामने मैंने प्रेजेंट करे हैं चार्ट के, तीन कैंडलस्टिक्स हैं दोनों में, दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपसाइड का बना हुआ है। पर यहाँ पे दोनों में आपको मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। पहला वाला जो डायग्राम है इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का जो लो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो चुके हैं। यानी जब यहां से इस तरह का मूव निकला तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई लगा और उसके बाद बीच वाली कैंडल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, थर्ड वाली कैंडल का जो लो था वो यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट हो चुके हैं, आपस में टच हो चुके हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जो है प्राइस बैलेंस है। वहीं पे दूसरा डायग्राम क्या है, डायरेक्शन सेम है, कैंडल स्टिक भी 3 है, पर यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और थर्ड वाली कैंडल का जो लो है ये आपस में मैच नहीं हो रहे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। सो सिंपली यहाँ पे बीच वाली कैंडल को हम कंसिडर नहीं करते हैं। फर्स्ट कैंडल जो होती है उसका हम हाई लेते हैं और थर्ड वाली कैंडल का लो लेते हैं, विक के साथ में, जो कैंडल की विक होती है उसके साथ में। अब ये जो मैंने आपसे टर्म यूज करी है इंटरसेक्शन की, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है फर्स्ट और थर्ड कैंडल का, इस इंटरसेक्शन को टेक्निकल टर्म्स में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टर्म में हम नाम देते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि अगर प्राइस में मिटिगेशन हो रखा है तो वहां पे कोई भी वैलिड गैप पेंडिंग नहीं है, यानी कि प्राइस जो है बैलेंस वहां पे बना हुआ है। अब वहीं पे प्राइस में मिटिगेशन नहीं हो रखा, यानी इंटरसेक्शन नहीं हो रखा, तो यहां पे अगर गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है इसका मतलब ये कहलाता है यहां पे प्राइस में जो है इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है। सो जहां पे प्राइस में बैलेंस रहता है, प्राइस इस तरह से मिटिगेट करता हुआ चलता है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल को, उसको हम कहते हैं कि वहां पे एक हेल्दी प्राइस एक्शन बन रहा है, एक हेल्दी ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और बीच बीच में गैप्स हमें पेंडिंग देखने को मिलते हैं। वहां पे प्राइस इम्बैलेंस नेचर से चल रहा होता है, जिस वजह से इसको ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो अनहेल्दी है और जो ट्रेंड वगैरह जा रहा है वो कभी भी वापस से यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, इस गैप को फिल करने आ सकता है। ये इंट्राडे टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, इस पे आपको ज्यादा काम आएगा ये, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे तो हमें वैसे ही आंखों से गैप स्पॉट हो जाते हैं। अब उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या हर कैंडल को हमें चेक करते हुए घूमना है, बार बार फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल ऐसे चेक करते हुए घूमना है? बिल्कुल भी नहीं। हमें ये चेक सिर्फ जब करना है जब चार्ट में कोई इंपल्सिव मूव हुआ हो, कोई अच्छा मूव हुआ हो। फॉर एग्जांपल चार्ट यहां से फॉल करता हुआ आया इस तरह से, यहां पे अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके फिर यहां से ब्रेकआउट वगैरह दिया, बहुत अच्छा मूव वगैरह हमें देखने को मिला। तो जब भी कोई ट्रेंडी मूव, कोई इंपल्सिव मूव हमें देखने को मिला हो तब हमें चेक करना है। एंड इंपल्सिव मूव के साथ साथ हमें इसको जब चेकआउट करना रहता है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब चार्ट में BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो या फिर CHOCH हुआ हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों का क्या मतलब होता है, ये क्या बला है, तो इसका मतलब है कि आपने लास्ट वाला वीडियो चेकआउट नहीं करा है। स्ट्रक्चर मैपिंग पे जो आया था उसमें डिटेल में यही दोनों पॉइंट्स को मैंने कवर किया है और यही कहा था कि आगे ये बहुत ही काम आने वाले हैं। अब एक बार हम लोग दूसरा एग्जांपल में चेकआउट कर लेते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। ये चार्ट है डाउन साइड का, डाउन साइड के मूव में किस तरह से दिखता है। तो यहां से चार्ट ने मूव दिया तो यहां पे आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल सब जो है आपस में इंटरसेक्ट होती हुई चल रही हैं, जिसको मैंने आपसे कहा टेक्निकल टर्म्स में हम मिटिगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मिटिगेशन होता हुआ चल रहा है, पर अचानक से क्या होता है, एक इंपल्सिव मूव चालू होता है। या यहाँ पे सिर्फ इतना सा चार्ट आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया चार्ट का। तो यहां से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या फिर सिंपली इंपल्सिव मूव निकलना चालू हुआ, ट्रेंडी मूव निकलना चालू हुआ, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस कैंडल को मान लेते हैं सपोज हम फर्स्ट कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब हम ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फर्स्ट कैंडल का हम हाई कंसीडर करते हैं इस तरह से, और बीच में यहाँ पे कैंडल को इग्नोर कर देते हैं और थर्ड कैंडल का लो, क्योंकि हमारा डायरेक्शन अप साइड पे है तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। पर जब डायरेक्शन उल्टा होता है डाउन साइड का, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का लो, क्योंकि हम नीचे की साइड पे आ रहे हैं तो लो पॉइंट, और थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो है प्राइस में ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अब फॉर एग्जांपल उसी मूव में हम थोड़े से वेरिएशंस करके, थोड़े से चेंजेस करके और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल पहले हमें यहाँ पे इम्बैलेंस इस तरह से देखने को मिल रहा था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कैंडल की विक को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया ऊपर की साइड पे। अब ये चार्ट जो है चेंज हो चुका है, यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट वाली कैंडल का लो था और थर्ड वाली कैंडल का हाई था वो यहाँ पे मिटिगेट हो चुके हैं, इंटरसेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी हमें इम्बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इस वाली कैंडल को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। आगे इस वाली कैंडल को हम चेकआउट करेंगे, इस वाली कैंडल का लो और बीच वाली कैंडल को इग्नोर कर देना है, थर्ड वाली कैंडल का हाई। तो एक तरह से ये हमारी फर्स्ट वाली कैंडल बन जाएगी, बीच वाली को इग्नोर करेंगे, थर्ड वाली कैंडल पे आएंगे। तो फर्स्ट कैंडल का लो
और थर्ड कैंडल का हाई जब हम इस तरह से कनेक्ट करके देखेंगे, लाइन बना के देखेंगे, तो यहाँ पे वापस से हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। तो इसको कहते हैं प्राइस का इम्बैलेंस। तो इससे आपको सिंपली क्या पता चला कि जरूरी नहीं जहां से ट्रेंडी मूव स्टार्ट हुआ है वहीं पे इम्बैलेंस क्रिएट हो, कभी कभी थोड़ा सा आगे जाके भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जैसा कि पहले का इम्बैलेंस यहाँ पे बड़ा सा हमें देखने को मिल रहा था, तो इम्बैलेंस बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम छोटा सा इम्बैलेंस है तो वो वहां पे काम नहीं करेगा, उसकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस रहती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को स्टडी करने के लिए हम आ चुके हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आज का चार्ट ही सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं, जो कि अभी लाइव चल रहा है। आज थर्सडे का दिन है, यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी थी, 2:42 हो रहे हैं, जैसा कि आप टाइम देख सकते हैं, और अभी चार्ट लाइव चल रहा है। तो आज सिंपली हम यहाँ पे इस तरह से एक रेंज में फंसे हुए थे, रेंज के अंदर में ही हमने वापस से ओपनिंग दी, उसके बाद चार्ट यहाँ पे वॉलेटाइल होकर इस तरह से टाइम पास करता रहा। जैसे ही यहाँ से चार्ट ने ब्रेकआउट दिया तो हमें क्या देखने को मिला, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का यहाँ पे लो, जो उल्टी शूटिंग स्टार टाइप कैंडल देखने को मिल रही है उसका हमने हाई लिया है और यहाँ पे लो लिया है। तो इसको हम इस तरह से जोन मार्क करके रख सकते हैं। उसके बाद अब जब आप पीछे आके देखेंगे तो चार्ट यहाँ पे क्या करा, एक्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास आया, रेजिस्टेंस के आसपास डॉट यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद चार्ट पूरा यहाँ पे रिटर्न हुआ और एक्जैक्टली वापस से कहां पे सपोर्ट लेके आया, पूरा ये गैप उसने फिल करा जो यहाँ पे इम्बैलेंस का गैप पड़ा हुआ था। तो सिंपली इस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे आप बाय नहीं कर पाए ब्रेकआउट के टाइम पे, तो यहाँ पे चलती ट्रेन में यहाँ पे कहीं पे बाय करना आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। उसके बाद आप सोचेंगे कि यार चार्ट ने थोड़ा सा पुल बैक ले लिया है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने लगेगी, आप सोचेंगे यहाँ पे बाय कर लूं, पर यहाँ पे बाय करना या जैसे वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई, पर फिर भी ये ऊपर की साइड पे मूव नहीं कर पाया, क्योंकि उसके जब यहाँ पे आसपास यहाँ पे गैप छूटा हुआ है, तो एक बार जब वो गैप को पूरा फिल कर पाएगा उसके बाद ही आपको कोई अच्छा मूव वगैरह देखने को मिल पाएगा। इसके पीछे का लॉजिकल रीजन ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लोग अपने ऑर्डर्स डाल के बैठे थे, कुछ यहाँ पे बाय वगैरह के ऑर्डर्स डाल के बैठे थे, क्योंकि जो कुछ बड़े ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, वो इस तरह से मार्केट ऑर्डर पे डाल के अपने एग्जीक्यूट नहीं करते हैं कि किसी भी प्राइस पे बाय हो जाए, जैसे हम बाकी रिटेलर्स वगैरह करते हैं। वो एक पर्टिकुलर प्राइस डालते हैं, फॉर एग्जांपल 500 रुपए की प्राइस डाल दी, वो प्राइस बैंड डालते हैं इस तरह से 500 से 510 का। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल उनके 1000 क्वांटिटी में ऑर्डर लगे हुए थे, तो वहां पे हो सकता है 800 क्वांटिटी फुलफिल हो गई पर 200 क्वांटिटी रह गई, तो वो वहां पे पुश डाउन करते हैं वापस से यहाँ पे चार्ट को, अपना यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन दिखाते हैं और वापस से उस प्राइस के आसपास लेके आते हैं जिसपे उनको बाय करना है, फिर वहां से वो वापस से चार्ट को ऊपर लेके जा पाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा जब भी प्राइस इंबैलेंस छूटा हुआ है वहां पे हो सकता है चार्ट एक बार वापस से आए, वहां के पूरे ऑर्डर्स वगैरह वो फुलफिल करेंगे और फिर वापस से वहां पे अच्छी स्ट्रेंथ वगैरह के साथ ऊपर की साइड पे जा पाएगा। बार बार मल्टीपल इस तरह से गैप वगैरह छूटे हुए हैं प्राइस में बीच बीच में, तो वहां पे वो हेल्दी मूव नहीं कर पाता है अप साइड पे। अब जैसा कि यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला इस तरह से। तो इंपल्सिव मूव में हमें क्या चेकआउट करना है, सबसे पहले जहां से वो इंपल्सिव मूव हुआ है उसके पहले की जो कैंडल है उसका हाई और दूसरी कैंडल का लो। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ अच्छे से। अब उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल थी उसका हाई और तीसरी कैंडल का लो, यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैं एक बार मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक और गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था। जब इसको हम वापस से यहाँ पे आगे की साइड पे एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो आपको देखने को मिलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पे कभी होगा कि पहले वाले से ही सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे मूव कर देगा, कभी कभी होगा इसको यहाँ पे ब्रेक करके दूसरे वाले से सपोर्ट लेके वो मूव करेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री मिस हो गई, ये पूरा ट्रेंडी मूव आपका मिस हो गया, तो यहाँ पे टॉप पे बाय करने की जगह या फिर ये हल्का सा पुल बैक देके वापस से जब ट्रैप करने लगा रिटेलर्स को, स्पेशली रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये होता है। ये तो जाना था तो यहीं से भी जा सकता था ना ऊपर, जब इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई और जाना ऊपर ही था उसको, तो ये वापस से यहाँ पे ट्रैप क्यों बनाया है, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही था कि जो यहाँ पे रिटेलर्स बाय करे हैं, एक तो उनके स्टॉप लॉस खाने थे, तो स्टॉप लॉस खा लिए अच्छे से, काफी डिटेल में मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज दे रखी है, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो चैनल पे कर सकते हैं। तो वहां पे वो कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह भी खाने को मिल गए, और अपर साइड पे जाने के लिए जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी अपर साइड पे भी स्टॉप लॉस मिल गए, दूसरा काम हो गया। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट की नजर से होता है कि यहाँ पे जो प्राइस का इंबैलेंस छूटा हुआ था वो भी यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नजर आ गया, जिस वजह से उसको ऑर्डर फुलफिल करने के अपने यहाँ पे मौके मिल गए, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा। क्योंकि जब इतनी बड़ी कैंडल देख के यहाँ पे लोग शॉर्ट करने आएंगे तो वो यहाँ पे बाय करता है इस तरह से, और इमीडिएटली आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली, यहाँ पे भी अगर हम बाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह हमें देखने को मिलता। अब उसके बाद क्या हुआ, चार्ट वापस से यहाँ पे इंपल्सिव मूव दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से अच्छा मूव देना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे वापस से एक प्राइस में आपको वापस से इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद वापस से जैसे मार्केट ऊपर की साइड पे टाइम पास करके वापस से इन गैप वगैरह को फिल करने आया, पर यहाँ पे इस बार ये सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे क्यों नहीं जा पाया, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये जो दिन था ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन था, तो मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पे बाइंग हो रही थी एंड के टाइम पे, और उसी वजह से हमें गैप अप वगैरह देखने को मिला था। तो ये बात भी हमें अच्छे से समझनी रहती है कि यहाँ पे इम्बैलेंस तो क्रिएट हुआ है, पर यहाँ पे ऑर्डर फुलफिल करने के लिए नहीं है स्मार्ट मनी के, तो उसको यहाँ पे बाय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ट भागा है, उस वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो अब इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है तो बैलेंस करने तो आएगा चार्ट, तो बैलेंस करने तो आया पर वापस से यहाँ पे अपसाइड में मूव नहीं दे पाया।
आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर इस तरह से मूव करके चार्ट पे कुछ रह गया है बैलेंस करने को, तो वहां पे अगर वापस से कुछ प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है तो वहां पे ऊपर की साइड में मूव मिल पाता है। अगर कुछ ऑर्डर्स वगैरह छूट गए हैं स्मार्ट मनी वगैरह के, तो वो वहां पे फुलफिल करके उसको ले जाता है। पर अगर वहां पे उसको बाय करने में ही इंटरेस्ट नहीं है, ऑलरेडी चार्ट मुहूर्त ट्रेडिंग वगैरह की वजह से भागा है, यहाँ पे कौन बाय कर रहा था? रिटेलर्स। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बात भी हमें साइकोलॉजिकली समझनी पड़ती है। एंड चलिए मान लेते हैं कि ये सब बातें हमें नहीं भी पता है, तो भी मैंने आपसे जैसे कहा था कि 100% ये काम नहीं करती है। कभी कभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा फेलियर भी इसका देखने को मिलता है हर स्ट्रेटेजी में जो रहता है। एंड ये बात वैसे भी गलत हो जाती है कि मैं आपसे सिर्फ तारीफ ही करूं स्ट्रेटेजी की, अरे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत मजा आता है, बहुत बढ़िया मूव दे देती है, पर यहाँ पे अगर मैं आपको फेलियर्स नहीं दिखाऊंगा तो वो गलत बात हो जाती है। तो इसलिए मैंने ओपनली एंड फेयरली आपके साथ यहाँ पे दिखा दिया है कि किस तरह से ये फेल होती हुई भी नजर आती है एंड क्या उसके पीछे के रीजंस होते हैं। अब उसके बाद हम एक दिन पीछे आते हैं, 10 नवंबर का ये चार्ट है फ्राइडे का। तो जब भी यहाँ पे इस तरह से इंपल्सिव मूव आए, हमें वहां पे अलर्ट हो जाना है कि क्या यहाँ पे कुछ इंबैलेंस वगैरह क्रिएट हुआ है। तो जी हाँ, हमें एक देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस तरह से इंबैलेंस क्रिएट हुआ है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा? चार्ट यहाँ पे ऊपर गया। सो अब कुछ लोगों की जिनकी यहाँ पर रैली छूट गई थी, वो यहाँ पे क्या करेंगे? वो यहाँ पे बाय करेंगे। एक पुल बैक आया, यहाँ पे उन्होंने सपोज करते हैं बाय कर लिया, तो आप देख सकते हैं उनके सबके स्टॉप लॉस खा लिए गए, पर अभी भी ये गैप फिल नहीं हुआ है। उसके बाद चार्ट वापस से यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेट वगैरह भी कर लिया। इसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर गया और यहाँ पे भर भर के बायर्स आ गए होंगे, फिर भी आप देख सकते हैं किस तरह से सबके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करे। वापस से चार्ट यहीं पे आया, सारे यहाँ पे इम्बैलेंस को बैलेंस करा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके जब मूव करा, तब आप इसके आगे की जर्नी देख सकते हैं। आपका आगे का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, क्या बढ़िया मूव हमें देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आके जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, एक इंपल्सिव मूव हमें देखने को मिला है। तो हमें यहाँ पे वापस से आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। जैसा एक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ था और एक इम्बैलेंस यहाँ पे बड़ा सा क्रिएट हुआ था। जूम करके जब आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों मार्क करा है, थर्ड कैंडल तो ये बड़ी ग्रीन वाली है, तो इसका लो मैंने कंसिडर क्यों नहीं करा। तो आप देख सकते हैं उसके बाद जब वापस से नीचे की साइड में मूव आ गया, तो यहाँ तक तो प्राइस वापस से रिटेस्ट कर चुका है। तो ये गैप हमें यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिल रहा है, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक गैप छूट गया, अब उसको हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। चार्ट वापस से यहाँ पे इसके आसपास आया, यहाँ पे अगर हम बाय वगैरह करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मूव वगैरह देखने को मिला। अब दोबारा जब चार्ट इसके आसपास आएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वापस से यहाँ पे ये वैलिड रहेगा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं वापस से चार्ट थोड़ा सा वहां से पुल बैक वगैरह तो दिया, पर उतना अच्छा अमाउंट का पुल बैक वगैरह नहीं दे पाया। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएंगे। थर्ड कैंडल का लो, अगर उसके नीचे कोई और कैंडल आ चुकी है इस तरह से, तो वो वाला लो ज्यादा कंसिडर किया जाता है। तो गैप हमें यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से देखने को मिल रहा है, ना कि थर्ड कैंडल तक का। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर एक बार यहाँ से मूव आ चुका है तो बार बार वो यहाँ पे अच्छा मूव दे पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे छोटा मोटा अगर मूव आ रहा है तो उसमें ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको हायर हाई हायर लो इस टाइप से देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पे जब वापस से ये यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप आपको देखने को मिल रहा है एक तो, दूसरा यहाँ पे इंपल्सिव मूव भी हुआ है। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह यहाँ पे टिक हो रही हैं। तो हम यहाँ पे ढूंढना चालू करते हैं कि इम्बैलेंस किस तरह से क्रिएट हुआ। सबसे पहले चेकआउट करते हैं फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। तो यहाँ पे एक गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब चार्ट नीचे की साइड मूव करना भी चालू करा, तो भी आप देख सकते हैं अच्छे से मूव नहीं कर पाया, यहीं पे टाइम पास वगैरह करता रहा। एक बार जब चार्ट ने इसको क्लियर कर लिया, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे लो तक इसको टच करा, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या अच्छा मूव वगैरह यहाँ से देखने को मिला। अगर मैं आपको चार्ट आगे करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी यहाँ पे सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिली। तो सिंपल सा आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के पीछे का रीजन ये था कि अगर आपका एक यहाँ पे इंपल्सिव मूव वगैरह छूट गया है और आपकी बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह टिक हो रही हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर्स में से कुछ हो रहा है, इंपल्सिव मूव भी आया है इस तरह से, तो वहां पे आप ढूंढ सकते हैं कि कहां पे आपको प्राइस में इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक बार जब इम्बैलेंस फिल होगा वहां पे, उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह देखने को मिल पाएगा। तो सेकंड बेस्ट एंट्री के लिए ये सबसे बेस्ट टेक्निक हो जाती है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है। यही था कंप्लीट सेशन प्राइस के इम्बैलेंस के ऊपर कि किस तरह से हम इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। शायद ही पूरे यूट्यूब पे आपको कोई ऐसा दिखेगा जो इतना डिटेल में आपको रीजंस के साथ इम्बैलेंस वगैरह को समझाएगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह को समझाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके प्यार दिखाना ना भूलें। क्या क्या आपको सीखने को मिला, कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा या बुरा लगा? बुरा लगा हो तो भी आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। आपके कमेंट करने से मुझे पता रहता है कि क्या क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या क्या मेरे को इंप्रूव करने की जरूरत है। सो आप लोग अगर रेस्पॉन्स दिखाएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो आपने अगर पहले के यहाँ पे कंसेप्ट वगैरह चेकआउट नहीं करे हैं तो उनको भी कर सकते हैं, और इसको भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा सुन सकते हैं, जिससे कि आप वो वाली वीडियो में और अच्छे से कनेक्ट कर पाएं।